नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर नहीं, बल्कि जो 3 मेजर न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसी मेजर क्रिमिनल लॉज में आपका जो एक क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो यह कानून आया है, उसी के बारे में एक जनरल इंसाइट में लेकर आया हूं कि क्या सिर्फ कानून का नाम ही बदल दिया गया है या फिर कुछ काम भी हुआ है। आखिर नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इस पर आपसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में तो मुझे लगता है कि जरूर पूछा जाएगा। जरूर पूछा जाएगा। सीधा सीधा सा सवाल है, भाई आप बताइए, एज ए जुडिशियल ऑफिसर अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि न्यू क्रिमिनल लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, अच्छा खासा तो लगभग 50 सालों से काम तो चल ही रहा था, तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, क्यों आवश्यकता पड़ी इस कानून की? क्योंकि यह जो कानून है, अगर मैं इस कानून की बात करूं सीआरपीसी की, ठीक है, तो सीआरपीसी तो आपका अच्छा खासा चल रहा था, तो बीएनएसएस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी आखिर इसकी आवश्यकता? सीआरपीसी 1973, अब वहां से आप हिसाब किताब लगा लीजिए, है ना? तो आखिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, मैंने पूरे लेक्चर में सारी चीजों को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, कौन कौन से प्रोविजन, ठीक है, फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी, है ना, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इन शॉर्ट सीआरपीसी हैज बीन द बेडरॉक ऑफ प्रोसीजर लॉ। बिल्कुल जितना भी हमारा कोर्ट में न्यायिक कार्रवाई होता था, जितना भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, टोटल जो इन शॉर्ट कहिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, अच्छा खासा सीआरपीसी चल ही तो रहा था, तो फिर आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर प्रोसीजर लॉ फॉर इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए हमारा सीआरपीसी था ही, तो आवश्यकता क्यों पड़ी? नाउ इन अ लैंडमार्क लेजिस्लेटिव ओवरहॉल, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, which officially came into force on 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को यह कानून लागू हो गया, अस्तित्व में आ गया, है ना? तो ये सारे सवाल बनते हैं। 25 दिसंबर 2023 को बीएनएसएस के अलावा दो और कानून थे, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको भी मंजूरी मिल गई राष्ट्रपति महोदय से और लागू भी हो गए। वो तीनों कानून एक साथ लागू हुए, 1 जुलाई 2024 को लागू भी हो गए। फिर भी सवाल यही बनता है कि अगर मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा की बात करूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आवश्यकता क्यों पड़ी इस कानून की? आखिर कोई भी कानून अगर बनता है, उसको बनाया जाता है, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी बात है कि यह तकनीक का युग है, डिजिटल युग है। आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो इसका माध्यम क्या है? तो थ्रू डिजिटल मैकेनिज्म। डिजिटल मैकेनिज्म का मतलब यह डिजिटल बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई सिंपल बोर्ड है नहीं, सब कुछ इस बोर्ड के अंदर है, एआई से लेके और जितनी भी तकनीक होनी चाहिए आज की तारीख में, उनसे ये भरा पड़ा हुआ है। सामने एक कैमरा है ना, इसमें सारी तकनीक दी हुई है, बेस्ट से बेस्ट कैमरा है। यह कलम है, यह भी आपका क्या है, तो यह भी पूरा डिजिटली है, कुछ भी इससे लिखूंगा इस पर लिखा जाएगा। तो इतने बड़े बदलाव के साथ जो पुराना कानून था 1973 का, वह काम नहीं कर रहा था। समय समय पर न्यायालय के द्वारा फैसले तो दिए जा रहे थे, लेकिन हर छोटी और बड़ी बात के लिए फिर कोर्ट में जाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, वक्त भी बहुत लग रहा था। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर को ऐसा लगा कि नहीं, बदलाव की आवश्यकता है ना, बदलाव की आवश्यकता है।
हमारे न्यायाधीश कोर्ट में बैठते हैं और कई ऐसे मामले उनके सामने आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, डिलेमा वाली स्थिति हो जाती है ना। अब फॉरेंसिक साइंस है, बहुत सारी तकनीक है। आज की डेट में क्राइम का भी जो स्टैंडर्ड है, मतलब कह सकते हैं जो लेवल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत ही हाई हो गया है। क्रिमिनल्स जो है बहुत ही श्रीव्ड हो गए हैं, पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्राइम में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो उसको देखते हुए जो है पहला बदलाव यही हुआ कि जो डिजिटल लीप है फ्रॉम जुडिशियल एक्टिव्स टू स्टैट्यूटरी मैंडेट, जुडिशरी के द्वारा तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा तो जजमेंट दिए गए इस बात को लेकर, सुधार होना चाहिए, सारी चीजें बदलाव होना चाहिए, लेकिन यह काफी नहीं था। इसे कानून में आवश्यकता थी कि एक स्पष्ट प्रावधान हो। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका अपना काम तो यहाँ पर कर रही है, बेहतर तरीके से न्यायपालिका के द्वारा काम तो किया जा रहा है, लेकिन एक स्पष्ट कानून भी चाहिए। उससे क्या होगा कि भाई जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको भी चीज़ें समझ में आए, स्पष्टता रहे, है ना। क्योंकि व्यक्ति हर व्यक्ति की समझने की, तर्क करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो एक स्पष्ट कानून ही बन जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। तो यह भी इसके पीछे मंशा था। ठीक है, फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म टू स्टैट्यूटरी मैंडेट। देखिए हुआ क्या था कि एक गैप था सीआरपीसी में, जो है कह सकते हैं कि कोई स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं था इस बात को लेकर। जो तकनीकी बदलाव हुआ है ना, आज के डिजिटल युग में हम लोग रह रहे हैं, उसको लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस वजह से क्या होता था कि न्यायिक प्रक्रिया में दिक्कत होती थी। जो बात करते हैं ना सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी वाज इट्स साइलेंस ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सीआरपीसी वहां पर जो है कुछ स्पष्ट नहीं था, साइलेंस था बिल्कुल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको लेकर, जो क्राइम होता था, सारी चीजें, या फिर जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती थी। अभी कोविड के बाद बहुत कुछ बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई, दुनिया का रहने का, बोलने का, व्यवहारिकता, सारी चीजें बदल गई कोविड के बाद। खासकर बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के आधार पर, वर्क फ्रॉम होम क्या है भाई, आप ऑफिस नहीं जाके घर से काम कर रहे हैं तो कैसे होगा, लैपटॉप से हो रहा है। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही। अभी भी मौसम खराब होता है तो अब ऑनलाइन क्लास का चलन बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तुरंत मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो इतना सब कुछ बदलाव हो गया, तो इससे आपकी न्यायिक प्रक्रिया कैसे अलग रहेगी। आखिर समाज का तो हिस्सा वो भी है, कोई भी सिस्टम बना है वो समाज के लिए ही तो बना है। तो while courts had permitted electronic process, the BNSS now formally integrates them into law। न्यायालय जो है, हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायालय है, उन्होंने अडॉप्ट तो किया इस बदलाव को, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, लेकिन जब नया कानून बन गया आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, उसने क्या किया, इसने एक नए कानून के रूप में नए प्रावधानों को ही जोड़ दिया कि भाई हाँ, यह इस तरीके से कार्रवाई होगी। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पहला ही डेफिनेशन ही है। आप अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किताब आप खोलिएगा, डेफिनेशन पार्ट आप देखिएगा ना, पहला ही डेफिनेशन ही है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पहला ही उसमें दिया हुआ है कि ट्रायल को लेकर, ठीक है, उसके बाद विटनेस को लेकर, है ना, उन सारी चीजों को लेकर जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मींस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है आपका, सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स की, अब देखिए बात आ गई यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स। बिल्कुल, जो भी आपकी न्यायिक प्रक्रिया है वो थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे, आप इस डिजिटल बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप लैपटॉप से कर सकते हैं, एक मोबाइल से कर सकते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन करना है, अगर किसी कोई विक्टिम है, उस अगर उसको आइडेंटिफाई करना है, जो भी
एक्यूज्ड है उसको, ठीक है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, जो पूरी प्रक्रिया है वह भी बहुत स्पीडी होगी आपकी, वक्त बचेगा। स्पीडी ट्रायल की जो बात होती है वह यहाँ पर आपको धरातल पर दिखेगा, प्रैक्टिकल रूप से दिखेगा। स्पीडी ट्रायल सिर्फ हमारे किसी सेमिनार का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वह धरातल पर भी दिखना चाहिए। तो यह सब कुछ जो बदलाव हुआ है बहुत शानदार, यह कानून बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर जो है एक लेक्चर आपका बनना चाहिए। देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अब देखिए यहाँ पे न्यायाधीश हैं, अपने न्यायालय में बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए इजलास पर बैठे हुए हैं। अब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखिए, इसलिए मैंने यह इमेज क्रिएट किया। लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वह जुड़ गए। यहाँ से आपको न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, मोबाइल भी है यहाँ पर आपका, टैबलेट भी है, सारी चीजें, आप किसी भी चीज से कनेक्ट हो सकते हैं आज की डेट में। अब कोई बाधा वाली बात नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग चल रही है न्यायालय में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जज साहब, देखिए हमारे, कितना बढ़िया लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या समस्या है यहाँ पर? इसीलिए मैंने कहा द सीआरपीसी वॉज एन एनालॉग एरा लॉ। एनालॉग एरा लॉ का मतलब यह हो गया कि सीआरपीसी जो कानून था ना, वह जो बदलाव अभी हुए हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और कह सकते हैं क्राइम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप साइबर फ्रॉड क्या है ये सब कुछ, तो इसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी, जो बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सीआरपीसी क्या है? एन एनालॉग एरा लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, यह टर्म भी जान लीजिए। एनालॉग एरा लॉ refers to legal statutes, precedents and frameworks that were enacted or developed in a time before widespread digital technology, the internet and instant digital replication। देखिए इंटरनेट का इस्तेमाल पहले भी होता था, लेकिन वो सिर्फ ऑफिशियल वर्क और थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता था। लेकिन मैंने बोला ना कि अब जो समय आ गया है, पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक जो आया कोविड-19 ने, कहीं ना कि हमारे सोचने की जो शक्ति है उसको भी बदल दिया। उसके बाद कहिए कि वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो आपदा आया तो उसमें हमने एक अवसर भी खोजा। भाई आखिर न्यायिक व्यवस्था तो चलेगी, क्राइम सोसाइटी है, समाज है, कोई भी पैंडेमिक आता है, क्राइम नहीं रुकने वाला है, क्रिमिनल्स नहीं रुकने वाले हैं, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे, है ना। या फिर जो जुडिशरी है उसका फंक्शन कैसे चलेगा। अब उस वो ऐसा वक्त था कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना था, तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो हुआ कि भाई सब लोग घर में ही रहकर काम करेंगे। फिर धीरे धीरे कोर्ट रूम में गए तो वहां पर कोई, वहां पर न वकील साहब है, न एक्यूज्ड है, न विक्टिम है, सब लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। तो इस पर विचार हुआ कि कानून में क्या बदलाव किया जाए। तो वही हमारे सामने है कि द सीआरपीसी वॉज एन एनालॉग एरा लॉ। It refers to legal statutes, precedents, and frameworks that were enacted or developed in a time before widespread digital technology, the internet, and instant digital replication. While High Court rules, देखिए आ गया यहाँ पर, while High Court rules and judicial orders, especially post COVID-19, allowed for virtual hearing. Virtual hearing बहुत चल रही थी, ठीक है। फिजिकल हियरिंग मतलब फिजिकली क्या हो गया कि भाई आप कोर्ट रूम में जा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मोड में वकील साहब भी वर्चुअल मोड में कनेक्ट होते थे अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, लिंक शेयर किया जाता था, उस समय सबको याद है। लेकिन देयर वॉज नो यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। द BNSS चेंजेस दिस फंडामेंटली। पहले क्या था, कानून में इसको लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए फिर उसको लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था उस लोगों के द्वारा, है ना। तो अब क्या हुआ भाई, एक नया कानून ही बन गया, बना दीजिए, एक नया कानून ही बना दीजिए। और इसलिए यह कानून बना, और उसके बाद क्या हुआ कि BNSS एक्सप्लिसिटली अलाउज फॉर ट्रायल्स, इंक्वायरीज, सर्विस ऑफ समन्स। सेक्शन 63 आप देखिएगा, सेक्शन 63 देखिएगा, इसमें क्या हुआ, एक कानून बन गया BNSS, और उसके थ्रू क्या हुआ, जो भी आपका डिजिटल मोड है उसमें क्या होगा, आपका जितना भी आपका ट्रायल होगा, मामले की जो सुनवाई होगी, इंक्वायरी होगा, सर्विस ऑफ समन होगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस होगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस होगा। व्हाट्सएप पर आपका जाएगा, सम्मन जाएगा,
आपके मेल पर जाएगा। ऑनलाइन तरीके से इंक्वायरी का भी प्रक्रिया वो भी आपका किससे होगा, इंक्वायरी किया जा सकता है, ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। ट्रायल मामले का सुनवाई होगा वो भी ऑनलाइन तरीके से आपका होगा। यही नहीं, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो साक्ष्यों का जो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, एविडेंस का, वह भी क्या होगा, टू बी कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स प्रोवाइडिंग अ क्लियर लीगल फाउंडेशन दैट वाज एब्सेंट इन द सीआरपीसी। बिल्कुल सीआरपीसी में यह इसको लेकर प्रावधान ही नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की यहाँ पर, ठीक है, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, स्पेसिमेन सिग्नेचर जो होता था, ठीक है, तो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फिंगर इंप्रेशन एंड वॉइस सैंपल, ये सब कुछ यहाँ पर जोड़ा गया सारी चीजें। भाई हैंड राइटिंग किसी की पता करनी है, उसके लिए भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिंगरप्रिंट है उसका भी इस्तेमाल किया जाने लगा। वॉइस सैंपल, ठीक है, क्राइम सीन है या वहां पर किसी की आवाज को लेकर कोई संशय है कि ये आवाज किसकी है किसकी नहीं, कोई डिनाई कर रहा है कि नहीं ये आवाज मेरी नहीं है। मोबाइल से कोई किसी को धमकी दे रहा है या कोई किसी को किसी ने कॉल किया है उसकी रिकॉर्डिंग है, कुछ भी वॉइस सैंपल है, कोई कोर्ट में दे रहा है, तो वह क्या होगा, यहाँ से हम वॉइस सैंपल लेके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यह आवाज उसी व्यक्ति की है। तो यह सारी चीजें हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फिंगर इंप्रेशंस एंड वॉइस सैंपल, बिल्कुल। वाइल द एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट था, डील्ट विद द एडमिसिबिलिटी, द सीआरपीसी वाज लिमिटेड इन इट्स स्कोप। एविडेंस एक्ट में तो था एडमिशन को लेकर इन सारे बात को, लेकिन जो सीआरपीसी है, जो आपका प्रोसीजर लॉ है, इसमें इस बात को लेकर कोई बहुत लिमिटेड प्रोविजन दिया हुआ था। ठीक है, सेक्शन 311A ऑफ द सीआरपीसी empowered a magistrate to order a person to provide specimen signature or handwriting. The corresponding section 349 of the BNSS expands this power significantly, allowing magistrate to also order the collection of finger impression and voice samples even from a person not under arrest. देखिए सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया था, सेक्शन 311A में प्रावधान सीआरपीसी में दिया गया था कि मैजिस्ट्रेट जो है वो आदेश दे सकते हैं जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको, किस बात के लिए, तो उसके स्पेसिमेन यानी उसके जो हस्ताक्षर है उसके नमूना के लिए, ठीक है, दे सकते थे, या उसके हैंड राइटिंग के लिए भी दे सकते थे आदेश कि भाई इसका हैंड राइटिंग मिलान करो, यही वो व्यक्ति ये शामिल है कि नहीं है इस मामले में, लेकिन सिर्फ एक्यूज पर्सन को। लेकिन जैसे ही आपका BNSS आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 349 में क्या बदलाव हुआ, इसी प्रावधान को पूरा स्पष्ट कर दिया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। दायरा क्या बढ़ाया गया, इसमें जो मैजिस्ट्रेट है उनको यह पावर दिया गया कि कलेक्शन ऑफ फिंगर इंप्रेशन के लिए भी वो आदेश दे सकते हैं, उसके भी जांच के लिए कि भाई किसका फिंगर है, कोई मान लीजिए कोई हथियार इस्तेमाल हुआ है, कोई भी एविडेंस, कोई किसी ने कोई ग्लास पकड़ा है, दरवाजे पे किसके हाथ के निशान है, तो फिंगर इंप्रेशन हो गया। वॉइस सैंपल भी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, आवाज किसकी है नहीं है यह जानने के लिए। इवन फ्रॉम, सबसे बड़ी बात है ये पीटी में ये पूछ लिया जाएगा, इवन फ्रॉम अ पर्सन नॉट अंडर अरेस्ट, कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं है, उसमें सिर्फ डाउट है, अभी उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, उसका कहीं से कुछ नहीं है, लेकिन उसका कोई लिंक बैठ रहा है, कोई लगता है कि हाँ यह व्यक्ति भी इस क्राइम में, तब तो देख रहे हैं आजकल मतलब बहुत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एक अच्छा खासा यहाँ पर पावर दिया गया है, अब न्यायालय को भी दिया गया है। ये नहीं कि कानून यहाँ दुरुपयोग की बात है, ये अच्छी बात है। स्पीडी जस्टिस की जो बात होती है ना, वही बात यहाँ पर यथार्थ दिख रहा है। ठीक है, तो वॉइस सैंपल भी लिया जा सकता, अच्छा है ये जब इस इतने ही बात को लेकर कई सालों तक जो है मामला पेंडिंग रहता था। मैंडेटरी वीडियोग्राफी, किस मामले को लेकर मैंडेटरी वीडियोग्राफी की बात कही गई है, तो सेक्शन 105 ऑफ BNSS इंट्रोड्यूसेस अ क्रूशियल न्यू सेफगार्ड, द वीडियोग्राफी ऑफ एनी सर्च एंड सीजर इज नाउ मैंडेटरी। होता क्या था कि सर्च एंड सीजर के लिए जब पुलिस आती थी, पुलिस जब तलाशी के लिए आती थी, तो वहां पर पुलिस के ऊपर आरोप लगता था कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, या पुलिस ने अपनी तरफ से कोई चीज़ वहाँ पर रख के और कहा कि यह हमें बरामद हुई है, जबकि वहाँ पर वो चीज़ था ही नहीं, तो पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सेक्शन 105 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी, उस वक्त क्या किया जाएगा, उस वक्त उस पूरे चीज की क्या होगी, मैंडेटरी है, सर्च एंड सीजर का वीडियोग्राफी मैंडेटरी है, वहां पर वीडियोग्राफी करना है, मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 105 के तहत, मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर।
अंडर द सीआरपीसी, ध्यान से देखिएगा, अंडर द सीआरपीसी सर्च एंड सीजर प्रोसीजर्स लाइक अंडर सेक्शन 100 लैक्ड अ मैंडेटरी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफन लीडिंग टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता था कि भाई कि हाँ गलत तरीके से हुआ है सर्च एंड सीजर, है ना, जो भी प्रावधान है उनका ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन अब सेक्शन 105 ऑफ द BNSS इंट्रोड्यूसेस अ क्रूशियल न्यू सेफगार्ड, द वीडियोग्राफी ऑफ एनी सर्च एंड सीजर इज नाउ मैंडेटरी। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। दिस इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट एम्ड एट enhancing transparency and curbing procedural माल प्रैक्टिसेस। वही प्रोसीजरल जो माल प्रैक्टिसेस है ना, मतलब पुलिस पे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे ये आरोप लगता था कि साहब इन्होंने गलत तरीके से यह चीज बरामदगी दिखाया है, ये हमारे यहाँ चीज था ही नहीं, पुलिस के द्वारा यह चीज रखा गया, ये हमारे यहाँ से मिला ही नहीं कोई भी हथियार या कोई भी एविडेंस। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए यह नया प्रावधान जोड़ दिया गया भाई कि वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियो, सिर्फ वीडियो नहीं ऑडियो भी उसमें आना चाहिए, वॉइस भी आनी चाहिए, जो वहां पर चीजें बोली जा रही हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, पुलिस के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, वहां रिप्लाई क्या क्या दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, सब कुछ वहां पर आपका रिकॉर्ड होगा। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो वीडियो, उसका वॉइस भी चाहिए, उसका ऑडियो भी चाहिए। उसके बाद क्या है, मैंडेटिंग स्पीड फ्रॉम गाइडलाइन लॉ, फ्रॉम गाइडलाइन टू लॉ। इसमें क्या है भाई, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर had limited strict timelines like 60 to 90 days for charge sheet under section 167 for default bail, leading to delays, while the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita aims for a culture of speed by introducing mandatory stricter deadlines across many investigation and trial stages। ठीक है, स्पीडी ट्रायल की जो बात होती है उसको लेकर बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी में जो नहीं था वो आपके बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें क्या है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर चार्जशीट को लेकर भी है, जजमेंट को लेकर भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बदली गई हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो द सीआरपीसी हैड सम टाइमलाइंस लाइक द 60-90 डे फॉर फाइलिंग अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 167। However, many stages lacked strict statutory deadlines, contributing to delays. The BNSS introduces a culture of speed by making timelines mandatory across the board. Code of Criminal Procedure had a limited strict timelines like 60-90 days for charge sheets under section 167 for default bail, leading to delays, while the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita एम्स फॉर अ कल्चर ऑफ स्पीड। ठीक है, जो बात करते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, तो स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी जस्टिस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए यह कानून आया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, स्ट्रिक्टर डेडलाइंस अक्रॉस मैनी इन्वेस्टिगेशन के मामले में और ट्रायल के मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें जहां आपको एक डेडलाइन दिया गया कि भाई इस समय सीमा में तो काम को करना ही करना है। ठीक है, सच एज फ्रेमिंग चार्जेस, चार्ज फ्रेमिंग की बात है भाई, कभी कभी क्या चार्ज आपका पेंडिंग रहता था, चार्ज फ्रेम नहीं होता था। अब क्या है, फ्रेमिंग चार्ज विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर करना है आपको। जैसे ही केस आपका कमिट होकर जाता है उसका डिस्चार्ज के लिए दीजिए, उसके बाद फिर आपका नहीं तो फिर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जजमेंट से, जजमेंट कितना 30 से 45 का दिया गया, टाइमलाइन दिया गया है, आपको फैसला सुना देना है, आपको जजमेंट दे देना है कोर्ट के द्वारा। एमिंग टू कर्ब सिस्टमैटिक डिलेज एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, ताकि जो पेंडेंसी ऑफ जो होते हैं आपके मैटर्स कोर्ट में, न्यायालय में, उसमें कमी आ सके। देखिए कानून में तो प्रावधान स्पष्ट दिया हुआ है, अब देखने वाली बात है कि प्रैक्टिकली यह कितना होता है। बहुत, क्योंकि अभी कानून नया आया है, बहुत सारी चीजें जाएंगी, हाई कोर्ट तक मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा जजमेंट के बाद भी एक फर्क पड़ता है, दिखता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कानून के अंदर तो थी लेकिन उसको स्ट्रिक्टली उतना फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि अब यह कानून नया है तो बहुत सारी चीजें समय के साथ और दिखने वाली हैं हमें। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्ज फ्रेम अगर आपका होना है उसको लेकर भी हुआ है। अंडर द सीआरपीसी नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फ्रेमिंग चार्जेस आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग। केस जो आपका कमिट होकर आता था उसके बाद कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दिया हुआ था कि भाई हाँ इतने दिन के अंदर आपका चार्ज फ्रेम होगा, सारी चीजें। द BNSS नाउ मैंडेट्स दैट अ सेशंस कोर्ट मस्ट फ्रेम चार्जेस विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, पहले ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं था,
है ना। तो सब कुछ दिया हुआ, डिस्चार्ज का पिटिशन आपको कितने दिन में आपको फाइल करना है, केस अगर कमिट होकर आता है, ठीक है, ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जुडिक्शन, तो वहां से कितने दिनों बाद करना है। तो अंडर द सीआरपीसी नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन वाज प्रिस्क्राइब्ड for framing charges after the first hearing. The BNSS now mandates that a sessions court must frame charges within 60 days from the first hearing. कितना स्पष्ट चीज है यहाँ पे, जजमेंट डिलीवरी। अब फैसला सुनाने के में भी आपको टाइमलाइन दे दिया गया है, भाई इतने दिन में आपको फैसला सुना देना है। जजमेंट डिलीवरी while judicial pronouncements urged speedy judgment, the CRPC did not set a deadline. भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने कई फैसलों में कहा कि भाई आपको फैसला जल्दी से जल्दी समय सीमा पर सुनाना है, ठीक है, इतने समय सीमा पर सुनाना है फैसला, या किसी मामले में डिले हो रहा है तो लोग हाई कोर्ट भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। तो सीआरपीसी में कोई इसको लेकर कारण क्या था कि भाई जो सीआरपीसी था उसमें इसको लेकर कोई डेडलाइन नहीं था, कोई समय सीमा नहीं था तय, ठीक है। तो द BNSS एज आउटलाइंड इन सेक्शन 258, सेक्शन 258 जो BNSS का है उसमें क्या है, इट मैंडेट्स दैट अ जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विदिन 30 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे ही आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर खत्म होगा, कोर्ट में जो बहस होता है वकील साहब के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अभियोजन पक्ष के द्वारा और बचाव पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, बहस खत्म होने के क्या है के बाद 30 दिन के अंदर क्या है, आर्गुमेंट के 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना है, जो कि मान लीजिए एक्सटेंड उसको किया जाता है मैक्सिमम 45 दिन फॉर स्पेस। उसके लिए लेकिन रीजन देना है, उसके लिए रीजन देना है, जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्गुमेंट्स एक्सटेंडेबल अप टू 45 days, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड देना है। उसके बाद वाई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और स्पीडी जजमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई स्पीडी आपका जजमेंट होना चाहिए। द सीआरपीसी डिड नॉट सेट अ डेडलाइन, सीआरपीसी में इस बात को लेकर कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया था, लेकिन BNSS एज outlined in section 258 mandates that a judgment must be pronounced within 30 days of the completion of arguments extendable up to 45 days for a specific reason. Reason should be a specific one. 30 दिन जैसे ही आर्गुमेंट कंप्लीट होता है आपको 30 दिन के अंदर फैसला वहां पर सुनाना है। अगर नहीं तो कोई अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर आपको रीजन देते हुए मैक्सिमम एक्सटेंड किया जाएगा। उसका क्या दिन टाइम पीरियड है, 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपका आ गया 8 प्रावधान, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम। विक्टिम को सूचना मिलनी है, ठीक है, जो विक्टिम है उसको इंफॉर्मेशन दिया जाना है। सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यहाँ पर द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ हिज और हर इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 days। भाई विक्टिम को सूचना देना है, जो मामले का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको लेकर उसको अब क्या क्या अपडेट है वो अपडेट शेयर करना है विक्टिम को, इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। द सीआरपीसी डिड नॉट हैव अ प्रोविजन, था ही नहीं, मेकिंग इट अ ड्यूटी फॉर द पुलिस टू अपडेट द विक्टिम ऑन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रोग्रेसिव। सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 ऑफ द BNSS इंट्रोड्यूसेस अ न्यू राइट mandating that the informant or victim must be informed of the progress of the investigation within 90 days। ये प्रावधान दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर बात करें जो 9वां जो प्रावधान दिया गया है, जो इसमें ऐड किया गया, वो क्या है, रीडिफाइनिंग इन्वेस्टिगेशन, द न्यू फॉरेंसिक इंपरेटिव। देखिए जो फॉरेंसिक है ना उसका भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस का भी इस्तेमाल बढ़ा, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्राइम का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर अपराधी भी जो है नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे। दूसरी बात, अगर कोई जनरल भी कोई ऐसा सामान्य रूप से भी कोई अपराध होता है तो फॉरेंसिक साइंस क्या करती है कि एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से करेक्शन में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा स्पष्ट रूप से सामने आती हैं, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई संशय वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति से रूबरू होने के लिए क्या होता है कि साइंटिफिक तकनीक का इस्तेमाल वहां पर किया जाने लगा, ठीक है। बदलते समय के हिसाब से क्या हुआ भाई, जो आपकी साइंटिफिक तकनीक है, भाई मान लीजिए कोई अपराध है, कोई साक्ष्य है, कोई अपराध हुआ है उसमें साक्ष्य, तो उसमें अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिससे लगता है कि नहीं एक तय समय सीमा पर जो है हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिल सकते हैं जिसमें कि जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको कोई सुराग मिले, कोई एविडेंस मिले, ठीक है। तो इसको लेकर प्रावधान सीआरपीसी में नहीं था,
ठीक है, इसको लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया प्रोसीजर लॉ है इसमें इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। अब कहाँ है? सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 के तहत फोरेंसिक एक्सपर्ट विजिट मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस विद 7 साल से ज़्यादा के जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का उसमें सजा है, यानी गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं उसमें भाई आपको मैंडेटरी कर दिया गया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर जाएंगे, मौकाए जो वारदात है जहां पर घटना स्थल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिपार्चर्स फ्रॉम द प्रीवियस रेजिम। बिल्कुल सही बात है। द सीआरपीसी हैड नो प्रोविजन दैट मैंडेट फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट वाज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पहले कोई स्ट्रिक्ट कोई प्रावधान नहीं था, स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन नए प्रोसीजर लॉ में प्रावधान दे दिया गया। पहले का था आईओ को लगता है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेते थे, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इंट्रोड्यूसेस रिवोल्यूशनरी चेंजेस फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद 7 years of imprisonment or more. A forensic expert must visit the crime scene to collect the evidence. This transforms the investigation of serious crimes from a confession driven model to a modern evidence based one. जीरो एफआईआर को लेके बहुत ज़्यादा था भाई, जीरो एफआईआर बहुत प्रॉब्लम होता क्या था। मान लीजिए कि मेरे साथ या मान लीजिए मेरे साथ ही कोई क्राइम हुआ है, मैं किसी नए शहर में, मुझे नहीं पता किस थाने जाना नहीं जाना है, पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती थी भाई इस थाने में नहीं उस थाने में जाओ, उस थाने में नहीं इस थाने में जाओ, ठीक है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है, उससे किसी अपने का कहीं पर उसके साथ कुछ अपराध ऐसा हो गया जो मान लीजिए किसी अन्य राज्य में रहता है या किसी दूर शहर में रहता है, उसके गार्जियन चाहते हैं एफआईआर दर्ज करवाना, कोई भी किडनैपिंग या कोई भी मामला, अब वहां जाके उस थाने में जाके एफआईआर करवाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अब बिहार में मान लीजिए हैं, मुजफ्फरपुर में है, यहाँ से भी आप एफआईआर, जीरो एफआईआर आपका हो सकता है, ठीक है। तो जीरो एफआईआर एक बहुत ही बड़ा बदलाव। एक पहले क्या था कि एचसी वर्मा कमेटी और जो आपका ललिता कुमारी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा तो गया था, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है। तो द केस ऑफ जीरो एफआईआर सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एफआईआर मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन, इसकी बात यहाँ पर कहेगी कि भाई जुडिक्शन की बात नहीं है, आप थाने पर जाइए और अपने मामले को लेकर वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसका नाम दिया गया जीरो एफआईआर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए जीरो एफआईआर वाज अ जुडिशियल इनोवेशन। सही बात है, जुडिशियल इनोवेशन था। अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा भी कहा गया कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन आपको एफआईआर दर्ज करना ही करना है, वहां जुडिक्शन की बात नहीं है। मोस्ट नोटेबली एफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मामले में भी हुआ कि टू इंश्योर विक्टिम्स वर नॉट टर्न्ड अवे, हाउएवर इट वाज नॉट रिटन इनटू द सीआरपीसी। भाई जो विक्टिम थे वो किसी भी थाने में जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते थे, और ये ललिता कुमारी के मामले में कहा गया, लेकिन ये सीआरपीसी में इसको लेकर प्रावधान नहीं दिया गया था सेक्शन 154 के तहत, जिसके तहत सीआरपीसी को लेकर प्रावधान है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रेक्टिफाइज दिस, इसमें सुधार किया गया, नए कानून में सुधार किया गया, और सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस नाउ गिव्स दिस क्रूशियल जुडिशियल प्रेसिडेंट स्टैट्यूटरी होम, making it a legal mandate for every police officer to register an FIR upon receiving information about a cognizable offense regardless of their territorial jurisdiction। भाई अब टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात नहीं है कि भाई आप जाइए, आप टाउन थाना क्यों आ गए, मामला काजी मोहम्मदपुर का है, यह भी छोड़ दीजिए, कहीं और बाहर का भी है कोई थाने का, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। फिर एक प्रावधान है ट्रायल इन एब्सेंशिया, इसको भी जोड़ा गया है। यह देखिए, यह भी 11वां जो बदलाव है। यहाँ पर क्या है बताता हूँ, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, और वहाँ अपराधी क्या होता है, भाग जाते हैं, अक्सर भागे रहते हैं, मामला पेंडिंग रहता है। तो अब क्या है, उनके एब्सेंस में भी आप भागे रहो, कोई बात नहीं है, भागिए भाई, आपका ट्रायल चलेगा, आप एब्सेंट हैं, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल एक इमेज बना दिया कि भाई आप नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन आपके एब्सेंस में भी क्या होगा, न्यायालय में, यहाँ पर न्यायालय में क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। आप भागिए, आपको जहाँ भागना है भागिए ना, लेकिन आपके एब्सेंस में क्या होगा, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, आप भगौड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भागिए, आपको जहां भागना है भागिए, जहां छुपना है छुपिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कोई क्राइम किया है, पर आप अपराधी हैं, तो आपके एब्सेंस में भी आपके मामले की सुनवाई होगी। अब लोग नहीं बचेंगे, पहले क्या होता, लोग बच जाते थे इधर उधर भाग के, ठीक है। तो भाई अब वो नहीं होगा, नहीं चलेगा।
सेक्शन 299 ऑफ द सीआरपीसी ओनली अलाउड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एन एब्सकॉन्डिंग एक्यूज। सिर्फ साक्ष्य का रिकॉर्डिंग होता था, एविडेंस का रिकॉर्डिंग होता था, बट इट डिड नॉट परमिट द ट्रायल टू कंक्लूड। ट्रायल का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ट्रायल को लेकर प्रावधान नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन सेक्शन 356 ऑफ द BNSS टेक्स अ मासिव लीप फॉरवर्ड। इट अलाउज फॉर ए फुल ट्रायल टू प्रोसीड एंड अ जजमेंट टू बी प्रोनाउंस। भाई ट्रायल भी होगा, फैसला भी सुनाया जाएगा, जजमेंट भी सुनाया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इंश्योरिंग दैट फ्यूगिटिव्स कैन नॉट स्टॉल द जस्टिस सिस्टम इनडेफिनिटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भैया चुनौती दे रहे हैं पूरे जुडिशियरी को, भागे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप भागे जहां भागना है, आपके आपके अनुपस्थिति में भी आपके मामले की सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा, और नहीं रहिएगा तो और कठोर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि आप अपना पक्ष ही नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई आप मानते हैं कि आप ही के द्वारा वह क्राइम किया गया है। कम्युनिटी सर्विस की बात करें अगर, यहाँ पर यह एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है, ठीक है। पहले कम्युनिटी सर्विस को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। कम्युनिटी सर्विस क्या है? BNSS इंट्रोड्यूसेस रिफॉर्मेटिव लॉ की जो बात करते हैं, तो यह एक काइंड ऑफ रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंस, छोटे मोटे मामले में यह दिया गया है। द CRPC फ्रेमवर्क प्राइमरली फोकस्ड ऑन पनिशमेंट्स लाइक फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट। द BNSS इंट्रोड्यूसेस, देखिए कितना सुंदर है, कम्युनिटी सर्विस एज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर सेवरल पेटी ऑफेंस, छोटे मोटे मामले के लिए दिया गया, एडिंग अ रिफॉर्मेटिव सेंटेंसिंग ऑप्शन दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओल्ड कोड। बिल्कुल, इस माने छोटा मोटा अपराध किया, आपको कह दिया जाएगा कि कोई कम्युनिटी पार्क है, कोई ऐसा पार्क है आपके सोसाइटी में या आपके शहर में, कहा जाए कि भाई जाइए आप वहां पर साफ सफाई कीजिए, है ना, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद पुलिस कस्टडी की बात है, तो पुलिस कस्टडी को भी देख लेते। पुलिस कस्टडी को लेकर के आप इसमें नया जोड़ा गया है। तो पुलिस कस्टडी की अगर बात करें, दिस इज अ क्रिटिकल चेंज अंडर सेक्शन 167 ऑफ द CRPC। द मैक्सिमम 15 days ऑफ पुलिस कस्टडी कुड ओनली बी ग्रांटेड विद इन द फर्स्ट 15 days। पहले 15 दिन के अंदर ही दिया जाता था, पुलिस कस्टडी की बात होती थी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था इसको लेकर प्रावधान। लेकिन पुलिस रिमांड की जो बात, लेकिन अंडर सेक्शन 167 ऑफ द इंडिया CRPC, द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन affirmed by Supreme Court ruling like CBI versus Anupam Kulkarni states that police custody must generally be granted within the first 15 days of total detention remand. After these initial 15 days, further detention must be in judicial custody only। अब यह समस्या था, यह पहले 15 दिन के अंदर की ही बात है कि भाई होगा पुलिस कस्टडी। अब इन्वेस्टिगेशन में भाई मान लीजिए पूछताछ की तो चाहिए भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो अब क्या हुआ, जो नया कानून है वहां पर कहा गया कि नहीं, पुलिस कस्टडी को अब पहले 15 दिन नहीं, यहां पर प्रावधान क्या दे दिया गया है, यहां पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। क्या दिया गया है वह देखिए, सेक्शन 187 के सबसेक्शन 2 ऑफ द BNSS फंडामेंटली अल्टर्स दिस। इट अलाउज द पुलिस टू सीक द टोटल 15 डेज, पूरे 15 दिन का मिलेगा पुलिस कस्टडी, लेकिन कैसे मिलेगा, पार्ट में मिलेगा। मान ली 2 दिन के लिए मिल गया, 3 दिन के लिए मिल गया, एट एनी टाइम, कभी भी, लेकिन कब, at any time during the initial 40 or 60 days of detention। This gives investigating agencies more flexibility but is a significant departure from the stricter timeline of the CRPC। बिल्कुल, पहले का भाई पहले 15 दिन के अंदर आपको था कि भाई पुलिस कस्टडी लीजिए, रिमांड पर लीजिए, वहां बड़ी समस्या हो जाती थी। अब भाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूछताछ करना है मामले को लेकर, लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नए कानून में दे दिया गया है कि पहले जो 15 डेज की बात है वो पार्ट में आपको 15 दिन मिलेगा, ठीक है, पार्ट में मिलेगा, 2 दिन के लिए एक बार मिल गया, फिर कभी 3 दिन के लिए मिल गया, और ये कितने दिनों के लिए है, तो इसका इनिशियल शुरुआती 40 या फिर 60 दिन में आपको मिलेगा, जैसा भी मामला है। कंक्लूजन, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इज नॉट मियरली अ रीनंबर्ड CRPC। ऐसा नहीं है कि नाम वाम बदल के और एक नया CRPC आपके सामने आ गया, नहीं साहब, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों मैंने भी डिस्कस किया, कितना सारा फंडामेंटल चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए कानून क्या है, इस समाज में ही जो अपराध है उसको गवर्न करने के लिए, तो समाज में जब बदलाव हो रहा है, अपराध की प्रवृत्ति में और अपराधी में बदलाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू रेमेडी द procedural gaps of the old code by statutory integrating technology, mandating stricter timelines and introducing modern concepts like compulsory forensics and trials in absentia। forensic जो आपके
एक्सपर्ट की बात कही गई है, 7 साल या 7 साल से ऊपर के जो अपराध हैं उसमें आपका है। उसके बाद अभियुक्त भगौड़ा है तो उसके एब्सेंट में भी, उसकी अनुपस्थिति में भी मामले का ट्रायल होगा। द BNSS मार्क्स अ क्लियर एंड डिसिसिव इवोल्यूशन। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, सेक्शन 2A आप डेफिनेशन का पहला ही डेफिनेशन है। फिर सेक्शन 2I दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें क्यों की गई है? बेल को लेकर प्रावधान दिया गया है, बेल बॉन्ड को लेकर प्रावधान दिया गया है, बॉन्ड को लेकर प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यह सारे बदलाव किए गए हैं। ये फंडामेंटल चेंज बहुत जरूरी था आज के इस बदलते हुए परिवेश में। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के लेक्चर को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे आप सवाल जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।